अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेज़ल पॉलीपाई। नेज़ल पॉलीपाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, और ये भी आपके बाकी जो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन की कॉजेज़ थी उसी तरह से ये भी मिक्स होता है, जिनमें बाकी में मैस था, जैसे हमारा मैक्सिलरी कार्सिनोमा हो गया और इसके अलावा एंजियोफाइब्रोमा हो गया, इन दोनों मैस होती है। सो इसी तरह से नेज़ल पॉलीपाई में मैस हमें नोज़ से नज़र आता है। सो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं उनसे, किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम नेज़ल पॉलीपाई क्या होते हैं, मेनली ये नॉन न्यूप्लास्टिक मैसेज होते हैं, अडीमा की वजह से हो जाते हैं साइनस म्यूकोसा के। हम इसे दो में डिवाइड करते हैं, एक होता है एंट्रोकोनल पॉलिप, एक होता है बायलैटरल एथमोइडल। ठीक है, बायलैटरल का एथमोइडल जो एथमोइड से निकल रहे होते हैं वो बायलैटरल ही होते हैं, जबकि एंट्रोकोनल पॉलिप जो मेनली होता है वो यूनिलैटरल होता है। सो हम दोनों को स्टडी करने से पहले हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं दोनों का टेबल के अंदर। आपका टेबल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूक्यू के लिहाज से आपको आना चाहिए, और आपके काफ़ी एमसीक्यूज भी इसके अंदर से आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्रोकोनल पॉलिप की, केक मेनली किन में होता है, ये मेनली होता है बच्चों के अंदर, और जो एथमोइडल होता है ये मेनली अडल्ट के अंदर होते हैं। अगर एंट्रोकोनल की बात करें तो किस वजह से होता है, मेनली वो कोई ना कोई इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से होता है, जबकि एथमोइडल जो होता है कोई मल्टीफैक्टोरियल हो सकता है, बहुत सी कॉजेस इसके अंदर हैं हम पढ़ेंगे, और इसके अलावा एलर्जी भी जो इसके अंदर होती है। एंट्रोकोनल पॉलिप जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल होती है, एक होती है यूनिलेटरल प्रेजेंटेशन होती है, जबकि हमारी एथमोइडल जो होती है एक तो ये मल्टीपल होती है, इसके अलावा ये बायलैटरल होते हैं, मतलब दोनों नोज में जो है प्रेजेंटेशन इसकी होती है। यहाँ भी पॉलिप होता है और यहाँ भी होता है, और होता किस तरह से ये है, ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है इस तरह से होता है, जबकि हमारा जो एंट्रोकोनल पॉलिप होता है वो ट्राई लोब्ड होता है, मतलब 3 लोब उसके होते हैं इस तरह से। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये किस तरफ ग्रो करते हैं। एंट्रोकोनल पॉलिप जो है क्वाना से आपने याद रखना है कि ये बैकवर्ड जाएगा, क्वाना की तरफ जाएगा। तो क्वाना की तरफ क्या होता है, नेजोफेरिंक्स होता है। नेजोफेरिंक्स की तरफ ये हैंग करके हमें नजर आ रहा होता है, जबकि एथमोइडल पॉलिप जो है वो अंटीरियरली नेरिस में हमें नजर आ रहा होता है, नाक से जो है वो अंदर नजर आ रहा होता है। इसके अलावा एंट्रोकोनल पर लिखा हुआ है कि ट्राइलोब्ड होता है, वही बताई थी बात। सपोज करें कि ये मैक्सिल साइनस है, तो ये यहाँ से निकलेगा ऑस्टिया से, निकलने के बाद ये नीचे नेजल में भी आएगा और पोस्टीरियरली जो है क्वाना की तरफ भी जाएगा। ये ट्राइलोब्ड की तरह का होता है। इसके अलावा जो हमारा एथमोइडल बता दिया कि ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर ही होता है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें रिकरेंस की, तो इसकी बहुत कम रिकरेंस होती है, जबकि इसकी जो है कॉमन, क्योंकि मल्टीपल होते हैं, कॉमन इसकी रिकरेंस होती है। दोनों को हम एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी से ट्रीट कर सकते हैं। हमने डिफरेंस देख लिया इसका अच्छे से, दोनों आपको याद भी हो गए होंगे। अब हम चलते हैं जिसका मेन कि हम कैसे अलग अलग करते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्रोकोनल पॉलिप की, जिसे हम किलियंस पॉलिप भी कह रहे होते हैं। हमने ये कहा कि ये कहाँ से आता है, मैक्सिलरी एंट्रम से आ रहा होता है। आपने कंसेप्ट बनाना, सपोज करें कि ये फेस है पेशेंट का, ठीक है, ये फेस है और ये जो है उसकी नोज़ है, तो ये इसका सपोज करें ये मैक्सिलरी जो है साइनस है, यहाँ से आएगा, अराइज करेगा और नोज़ की तरफ आएगा। ये हमारा मैक्सिलरी जो है साइनस से अराइज करता है, अराइज होने के बाद ऑस्टियम, ऑस्टियम से कमिंग आउट बाहर तरफ आता है। उसके 3 तरह के पार्ट होते हैं, एक होता है एंट्रल, एक होता है क्वानल, एक होता है नेजल पार्ट। ठीक है, अभी किस तरह डिवाइड, सपोज करें कि ये नोज़ है, ठीक है, नोज़ के जो है यहाँ से मैक्सिलरी से ये आया, आने के बाद ये हमारे पास नेजल पार्ट होगा जो कि नोज़ से नीचे की तरफ आ रहा है। सेकंड जो पीछे की तरफ जाएगा इसे हम कहते हैं क्वानल पार्ट कहते हैं। ये बैकवर्ड जाएगा, और एंट्रल पार्ट वो होता है जो कि साइनस के अंदर होगा। एटियोलॉजी इसके हमने यही की कि इसमें एलर्जी हो, कोई इन्फेक्शन हो, तो इस तरह की कॉजेज जो हैं वो करवा सकती हैं। सिम्टम्स क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है इसका कि अब नाक के एक तरफ है, यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगी। अब वो कहते हैं कि बायलैटरल हो सकती है अगर ये पॉलिप जो है नेजोफेरिंक्स से होता हुआ, क्वाना से होता हुआ नेजोफेरिंक्स तरफ जाए, तो पीछे से दूसरी जो नोज़ की पार्ट है क्वाना को, उसको भी इन्वॉल्व कर। लेकिन बात की बात है नॉर्मली जो है इसकी यूनिलेटरल प्रेजेंटेशन होती है। इसके अलावा वॉइस इसके अंदर थिक हो सकती है, हाइपोनेजलिटी हो सकती है, सिंपल सी बात है। इसके अलावा नेजल डिस्चार्ज हो सकती है। मेनली जो आपका सिनेरियो आता होता है वो यही कि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है और हमें मैस मिला है, वो मैस जो है वो नेजोफेरिंक्स से मिल सकता है, वो एंटीरियरली मिल सकता है। अगर हम इसके साइन देखें तो पॉलिप जो है ना वो ग्रो करता है, ग्रो किस तरफ करता है कि वो एंट्रोकोनल पॉलिप ग्रो करता है पोस्टीरियरली, और हमें नेजोफेरिंक्स में नजर आता है। बाज़ औक़ात एंटीरियर एंडोस्कोपी में हमें कुछ नजर नहीं आता, लेकिन पोस्टीरियरली जो है हमें एक लार्ज स्मूथ ग्रेश मैस मिल रहा होता है। बाज़ औक़ात वो नेजल डिस्चार्ज से कवर्ड भी हो सकता है, पोस्टीरियरली हमें हैंग करता हुआ मिल सकता है। इसको प्रॉप से टच करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है, आप जब प्रॉप से टच करते हैं तो आपको स्मूथ स्वेलिंग मिलती है और पेल कलर की होती है, जबकि एंजियोफाइब्रोमा जो है वो रेड कलर की होती है और टच करने पे ब्लीड करती है। अगर बहुत लार्ज पॉलिप है तो वो कहते हैं कंजस्टेड हो सकती है, लेकिन इसको आप मिक्स करवा दें, क्योंकि इससे जो है बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है पिंक कंजस्टेड। आपने बस याद रखना है कि जो पॉलिप होता है वो पेल इन कलर का होता है और टच करने पे ब्लीड नहीं करेगा। पोस्टीरियर एंडोस्कोपी में हमें मिलेगा ग्लोबुलर मैस मिलेगा जो कोना को फिल कर रहा होगा, और नेजोफेरिंक्स को भी। इसके अलावा अगर बहुत बड़ा पॉलिप है तो पीछे की तरफ वो हैंग भी कर सकता है। हम जब एग्जामिनेशन करते हैं नोज़ की एंडोस्कोप से, तो हमें जो है ना वहाँ कॉर्नल और एंट्रोकोनल पॉलिप जो है वो पोस्टीरियरली मिल जाता होता है। इसमें जो हमें इन्वेस्टिगेशन करते होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीरीज की। डीरीज में यही है कि कोई म्यूकस का ऐसे में ब्लोब मिल सकता है। मिडल जो ट्रेबिनेट होती है उसकी हाइपोट्रोफीड मिल सकती है, लेकिन वो थोड़ा जो प्रॉप करेंगे तो हमें हार्ड फील होगा ये। फिर हम एंजियोफाइब्रोमा की बात करें, यही जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें एंजियोफाइब्रोमा और जो पॉलिप है इसमें डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा होता, लेकिन हमने पहले बात की कि एंजियोफाइब्रोमा में जो क्वेश्चन आएगा उसमें प्रोफ्यूज रिकरेंट ब्लीडिंग होगी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी,
और जब हम एंजियोफाइब्रोमा को टच करेंगे तो ब्लीड करने पे जो है ना ब्लीड करेगा। इसके अलावा जो है कोई हमें फ्लैशी मैस मिल सकता है। इसके अलावा फ्राइबल नेचर एंड द टेंडेंसी टू ब्लीड, ठीक है, मतलब जो न्यूप्लाज्म्स हैं वो इस तरह के हो सकते हैं। आगे हम करते हैं इन्वेस्टिगेशन में हमने सबसे पहले आपने करवाना है पोस्टीरियर एंडोस्कोपी। आपने लिखना है यहाँ पे पोस्टीरियर एंडोस्कोपी, इसके बगैर हम डायग्नोस नहीं कर सकते। इसके अलावा आपने लिखना है एंडोस्कोपी करवानी है। फिर थर्ड लिखना है कि हमने एक्सरे करवाना है पेरिनेजल साइनसेस का, लेटरल व्यू करवा के हम देख लेंगे तो हमें मैस मिल जाएगा। फिर हमारा बहुत देर की बात है कि सीटी स्कैन वगैरह करवाने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम कार्सिनोमा को रूल आउट करने के लिए जो है वो सीटी स्कैन करवा लेते होते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो हम ये करते हैं कि हम पॉलिप को जो है एंडोस्कोपिक सर्जरी से ट्रीट करते होते हैं। अगर सिंपल है तो सिंपल पॉलिपेक्टमी कर सकते हैं। इसके अलावा कार्डियक लग ऑपरेशन करते होते हैं रिकरिंग केसेस के लिए, और ये आपका एमसीक्यूज भी आता होता है कि कौन सा ऑपरेट करते होते हैं रिकरेंट पॉलिप्स के लिए, तो हम कार्डियक लग ऑपरेट करते होते हैं। एंडोकोनल पॉलिप जो हम इजीली अवल्स कर सकते हैं इसको, ठीक है, रिकरेंस जो इसकी होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। अच्छा चलिए हमने इसको ऑपरेट कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायलैटरल एथमोइडल पॉलिप की। सो ये बायलैटरल प्रेजेंटेशन इसकी होती है और उसकी कॉजेज़ क्या होती है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो जाए कोई, इसके अलावा बहुत सी कॉजेज़ हैं। सो हम देखते हैं कि हमने इसकी जो है एटियोलॉजी कौन कौन सी होती है। हम इसकी बनाते हैं एक निमोनिक जी बन गया हमारा KACY, ठीक है। कैसे, सबसे पहले के से क्या है, हम आपका कार्डिंगस सिंड्रोम है यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। ए से है एलर्जिक फंगल साइनसाइटिस हो सकता है। इसके अलावा जो है ए से आपका एस्जिमा हो सकता है। ए से आपका एस्पिरिन इंटॉलरेंस हो सकता है। सी से जो है क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस हो गया। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस दिया हुआ है आपका, और सी से चर्ग स्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, और वाई से जो है वो यंग सिंड्रोम हो सकता है। सो ये हमने इसकी कोजेस कर ली हैं। आगे पैथोजेनेसिस जो है वो मेनली यही है कि हमने जो है इसमें क्या हुआ, मिडल मिएटिस में टर्मिनेट्स के साथ जो है उसमें क्या होता है, ओडिमा होता है। ओडिमा के बाद एक्सट्रासेलुलर फ्लूइड की कलेक्शन होती है, पॉलीपॉइड चेंजेस आ जाती हैं। आगे हम बात करते हैं साइट कौन सी होती है। सो यूली जो ये लेटरल वॉल पे होती है मेनली मिडल मिएटिस में। सो ये क्योंकि मेनली जो ये कहाँ से राइज करते हैं, ये हमारे एथमोइड से राइज कर रहे होते हैं। अब इसकी सिम्टम्स की बात करें तो ये मल्टीपल पोलीपाई होते हैं, ठीक है, और मेनली अडल्ट के अंदर होते हैं। नेजल स्टिफनेस होती है, और वही पार्शियल ब्लॉकेज स्मेल की जो है सेंसेशन नहीं आ रही होती है, हेडेक होता है, स्नीजिंग होती है, और मैस होता है। बस ये बात है कि आपके जो है ना बायलैटरल पॉलिपी होती हैं, और दोनों जो है ना नोज़ में हमें कैसे साइंस क्या मिल रहे होते हैं ये इंपॉर्टेंट है कि एंटीराइनोस्कोपी पे जो पॉलिपी होता है वो स्मूथ होता है, ग्लिसनिंग ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर हो रहा होता है, ठीक है। ये सपोज के नोज़ है तो इसमें जो है वो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर हमें दोनों नोज़ की तरफ मिल रहे होते हैं। सो ये इजीली जो है इसे डायग्नोस हो जाता है। आगे हम बात करते हैं इसके, ये किस कलर का होता है, मेनली पेल इन कलर का होता है, और सिसाइल भी हो सकता है, पेडंकुलेटेड भी हो सकता है, और प्रोप अगर हम टच करेंगे तो उस पर ब्लीड नहीं करेगा। ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। यही चीज़ें जो है पॉलिप को डिफरेंशिएट करी होती हैं एंजियोफाइब्रोमा से। इसके अलावा अगर बहुत क्रॉनिक है, बहुत लंबे अर्से तक है, तो ब्रॉडनिंग ऑफ जो है ना ब्रॉडनिंग हो जाती है नोज़ की, ठीक है। इसके अलावा हम अगर फर्दर बात करें इसकी, तो अगर वो कहते हैं पॉलिप में प्रोडक्ट फ्रॉम द नोस्ट्रिल एंड अपीयर पिंक एंड वेस्कुलर। सो ये है ना आपके जो है ना मेनली पिंकिश तो नहीं होता, मेनली पेल ही बता रहे होते हैं आपके पॉलिप को, सो आपने कन्फ्यूज़ नहीं करना। आगे डिस्चार्ज वगैरह हो सकता है। अच्छा जी, हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस हम इसकी जो है वो किस तरह बनाएंगे। सो डायग्नोसिस के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसके अंदर एंटीराइनोस्कोपी करनी है, फिर आपने एक्सरे करवाने, फिर आपने सीटी स्कैन करवाना है। सेम वही प्रोसीजर जो हम बाकी में कर रहे होते हैं। सर्जिकल की अगर हम बात करें तो हम किस तरह ट्रीटमेंट करना है इसको, ट्रीटमेंट के लिए हमने कंजर्वेटिव करना है। कंजर्वेटिव हम तब करेंगे जब हमारे पास क्या होगा कि जो इसके अंदर पॉलिप है वो अगर छोटा है तो फिर हम एंटीस्टामिन दे देंगे और स्टीरॉयड दे के जो इसको हैं हम ठीक कर लेंगे। लेकिन अगर वो बड़ा हो गया और आप ट्रीट करना ज़रूरी हो गया तो फिर हम सर्जिकल करते हैं। सर्जिकल कौन सा करते होते हैं, मेनली एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी कर रहे होते हैं, और एंडोस्कोपी में कौन से हम करते हैं, फेस कर रहे होते हैं, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी कर रहे होते हैं। इसके अलावा पॉलीपेक्टमी कर सकते हैं, एंडोनेजल एथमोडेक्टमी कर सकते हैं, एक्सटर्नेजल अप्रोच करके हम कर सकते हैं, ट्रांस एंट्रल जो एथमोडेक्टमी इसके अंदर कर सकते हैं, और आगे जो लिखा हुआ है आपका कार्डियक लग जो है ना वो भी इसके अंदर कर सकते हैं। अच्छा ये आपके ना दो टेबल्स दिए हुए हैं, एक में लिखा हुआ है कॉमन कॉज ऑफ यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, सेकंड लिखा हुआ है बायलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। सो ये दोनों आपके जो है वो यूक्यू हैं, ये आपसे जो है पूछ लेते हैं 4-5 काजेज आपको हर तकरीबन एटलीस्ट आनी चाहिए। सपोज करें कि यहाँ पे जो है वेस्टिब्यूल का है तो वेस्टिब्यूल फ्रंकल, वेस्टिबुलाइटिस, स्टेनोसिस वगैरह हो सकती है यूनिलेटरल। अगर नेजल कैविटी की बात करें, ठीक है, ये नेजल वेस्टिब्यूल पे है। फिर हम बात करें कैविटी की तो कैविटी में फॉरेन बॉडी डीएनएस हाइपरट्रोफी हो सकती है, 4-5 याद कर लें। इसके अलावा जो है कॉर्नल अटेजिया हो सकता है नेसोफेरिंक्स के अंदर। इसी तरह से आपने बायलैटरल बात करनी कि वेस्टिब्यूल में जो है जो है हमारे बायलैटरल वेस्टिबुलाइटिस हो सकती है, स्टेनोसिस हो सकती है, कंजेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। नेजल कैविटी की बात करें तो एक्यूट राइनाइटिस, क्रोनिक राइनाइटिस हो गया, एलर्जिक हो गया, हाइपरट्रोफी, टेम्परेचर हो सकते हैं, डीएनएस हो सकता है, नेजल पॉलीपाई हो सकते हैं। ये सारी बातें जो आपने याद कर लेनी है। नेसोफेरिंक्स के अंदर एडनोइड्स का हाइपरप्लेजिया हो सकता है, और लार्ज एडनोइड कॉर्नल पॉलिप वगैरह इसके अंदर हो सकते हैं। सो ये जो है इसके अंदर आपने कुछ याद कर लेना, ये आपको इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट चैप्टर जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस मतलब नोज़ ब्लीड के साथ जो लोग आते हैं, सो उनको हमने कैसे मैनेज करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये नोज़ से जो ब्लीडिंग आ रही होती है मेनली नोज़ से नहीं होती, ये मे बी नेसोफेरेंस से भी हो सकती है। सो इसके लिए हमें सबसे पहले ब्लड वेसल्स का पता होना ज़रूरी है, और आपने ये ब्लड वेसल्स की हुई हैं, सो आप जो है इसको एक दफ़ा रीड कर लें यहाँ से, ठीक है, ताकि आपको पता हो ब्लीडिंग जो है वो कहाँ से हो सकती है। मेनली जो मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग होती है वो होती है लिटल्स एरिया से, और ये आपका इंपॉर्टेंट जो है वो MCQ से पहले बता चुकी हूँ मैं आपको, और इसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं। वुडरॉस प्लेक्सस होता है जो कि पोस्टीरियर रेनोस्कोपी पोस्टीरियर एपिस्टेसिस करवाता है। ये मेनली कहाँ पे होता है, एंड जो सुपीरियर मिडल इंफीरियर टर्मिनस होता है, बिल्कुल इंफीरियर टर्मिनेंट की इंफीरियर साइड पे पोस्टीरियरली ये प्लेक्सस होता है, और ये करवाता है पोस्टीरियर अडल्ट में करवाता है, पोस्टीरियर जो है ब्लीडिंग करवा रहा होता है। सो ये आपको इंपॉर्टेंट था, यहाँ तक आपने जो है वो लाजमी करना है। आगे हम पढ़ते हैं इसकी कॉजेज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही आसान है। अगर हम बात करें लोकल कॉजेज़ की, फिर हम बात करते हैं जनरल कॉजेज़ की, फिर हम बात करते हैं इडियोपैथी की। अगर हम बात करें लोकल में जो है वो नोज़ का मसला भी हो सकता है, वो नेसोफेरेंस का भी हो सकता है। नोज़ की बात करें तो ट्रॉमा होता है। ट्रॉमा में जो मोस्ट कॉमन है वो आपका फिंगर नेल ट्रॉमा होता है। बहुत से लोग जो है नोज़ में बच्चे मेनली जो है फिंगर डाल रहे होते हैं, उससे ट्रॉमा होता है, ट्रॉमा से जो है ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा सर्जरी, फ्रैक्चर हो गया, और इसके अलावा कोई हार्ट ब्लो हो गया, वोलेंट स्नीज हो गया, सर इसमें आ रही होती हैं। फिर देखो इन्फेक्शन, जैसे हमने बात की एक्यूट या क्रोनिक जो है वो इन्फेक्शन हो सकते हैं, फॉरेन बॉडी कोई हो सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी मेनली बच्चों में जो है फॉरेन बॉडी आ सकती है ब्लीडिंग के साथ। इसके अलावा न्यूप्लाज्म्स वगैरह हो सकते हैं, और एटमॉस्फेयर चेंजेस हो सकते हैं, और डिविएटेड नेजल सेप्टम हो सकता है। नेसोफेरेंस की अगर हम बात करें तो पीछे की तरफ एडिनोडाइटिस हो सकता है, और जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा हो सकता है, मेलाटोन ट्यूमर्स, ये सारे जो हम ब्लीडिंग करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल की। जनरल में आपने क्या करना है कि आपने इसमें अच्छा ये बात याद रखनी है कि जो ये कॉजेज़ होती हैं मेनली आपने ये वाली जो कॉजेज़ होती हैं मेनली आपने यंग चिल्ड्रन के अंदर, छोटे बच्चों में याद रखना है कि उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, उनमें ट्रॉमा हो सकता है, उनमें फॉरेन बॉडी हो सकती है, और उनमें जो है जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा हो सकता है, उनमें एडिनोडाइटिस होता है। ये सारे कॉज जो है मेनली बच्चों में होते हैं। फिर हम बात करें जनरल की। जनरल जो होती है कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम होगी, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, और इसके अलावा प्रेगनेंसी होगी, एथेरोस्क्लेरोसिस होगी, ये सारी बातें जो हैं वो अडल्ट में होती हैं मेन। सो ये कॉज जो है वो मेनली अडल्ट की होती हैं। इसके अलावा जो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है, मतलब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, लुकीमिया वैसे बच्चों में होता है मेनली, ALL हो सकता है, लेकिन बाकी हीमोफीलिया भी बच्चों में हो सकता है। इसके अलावा जो बाकी हेमरेजिक वगैरह होते हैं वो अडल्ट में हो सकते हैं। लिवर डिजीज़ की बात करें तो हेपेटिक सिरोसिस में हो सकता है। किडनी की अंदर बात करें तो क्रोनिक नेफ्राइटिस में हो सकता है। ड्रग्स कुछ ऐसी होती है जो करवाती होती हैं, जैसे एंटीकोएगुलेंट होती हैं, वो करवा रही होती हैं। इसके अलावा मीडियास्टाइनल कॉम्प्रेशन की वजह से हो सकता है, और एक्यूट जनरल इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, चिकन पॉक्स, व्होपिंग कफ वगैरह ये भी करवा रहे होते हैं। और विकेरियस मेंस्ट्रुएशन अगर बहुत ज़्यादा होती है तब भी ये जो है जनरल कॉजेज़ में ब्लीडिंग हो जाती है। इडियोपैथिक जो है वो हमें पता है कि इडियोपैथिक जो है इसकी कोई कॉज नहीं है, और हम ये भी कॉमन है इसके अंदर। आगे हम बात करते हैं साइड ऑफ एपिस्टेसिस, मतलब जो ब्लड निकल रहा है वो कहाँ से आ रहा है। 90% केसेस में तो ये लिटल एरिया से ही आते हैं जब MCQs है। इसके अलावा मिड टर्मिनेट के अब ऊपर से भी आ सकता है, मिड टर्मिनेट के नीचे से भी आ सकता है। अगर ऊपर की हम बात करें तो वो कौन सा एरिया होता है सेप्टम का, जहाँ से अंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथमोरल आर्टरीज आ रही होती है इंटरनल कैरोटिड सिस्टम से। अगर मिडिल टर्मिनेट के नीचे की बात करें तो यहाँ से ब्रांचेस कौन से आती हैं, सेफिनो पैलेटाइन से आ रही होती हैं। सो ये इसके अंदर अपने इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी से आ रही होती है, जो कि ब्लड फ्लो करता है फेरेंक्स के अंदर। इसके अलावा जो है डिफ्यूजली, मतलब पूरी की पूरी पता ही नहीं हमें कहाँ से आ रहा है, पूरी की पूरी सेप्टम लिटिल बार हर एक जगह जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। कब होता है, जब कोई सिस्टमिक डिजीज होती है, जब तब उसमें, या ब्लड डिस्क्रिएसिस होता है जैसे हीमोफाइलिस हो गया, तो पूरी की पूरी ब्लीडिंग जो है वो हर जगह से हो रही होती है। नेज़ोफेरेंस में जो है वो कैंसर वगैरह हो सकता है, एंजियोफाइब्रोमा वगैरह हो गया, सो वो करवा सकते हैं। आगे ना एपिस्टेसिस क्लासिफिकेशन है कि अंटीरियर है और पोस्टीरियर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके जो MCQs भी आते होते हैं। अंटीरियर जो होगा वो अंटीरियरली फ्लो करेगा, पोस्टीरियर जो होता है वो मेनली स्टमक में जा रहा होता है, स्वेलो हो जाता है, बाद में जो वॉमिट होती है तो कॉफी कलर जो है ना वो निकल रहा होता है। सो यहाँ पे आपने ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले बात करते हैं अंटीरियर की। तो अंटीरियर में ये होता है कि पहले तो हमने बात कर ली कि मोर कॉमन एज कम्पेयर टू पोस्टीरियर के, और अंटीरियरली है तो हम पता है कि लिटल्स एरिया से आएगा। जाकर पोस्टीरियर की बात करें तो ये पोस्टीरियर पार्ट और पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट जो होता है नेजल कैविटी का, वहाँ से अराइज कर रहा होता है, और बड़ा मुश्किल होता है इसको लोकलाइज करना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है अब कि जो आपका अंटीरियर एपिस्टेसिस होता है मोस्टली जो है वो चिल्ड्रन में होता है। जब भी पोस्टीरियर की बात आती है तो आपने याद रखना है कि ये हमारा सिस्टेमिक कॉज हो रही है, ये पोस्टीरियर से आ रही है और अडल्ट्स में होती है। इसमें कॉज हमेशा ट्रॉमा होता है, इसमें जो है स्पॉन्टेनियस होता है, और मेनली मैंने बताया आपको कि अडल्ट्स में होती है। तो अडल्ट्स में हाइपरटेंशन, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस वगैरह कॉमन है, सो इसलिए जो है पोस्टीरियरली आ रहा होता है। इसके अलावा ब्लीडिंग जो होती है इसमें इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इसमें सीवियर किस्म की होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि हॉस्पिटलाइजेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब यहाँ तक आपने कर लिया। अब जो आपका है, एक तो टाइप्स वगैरह इंपॉर्टेंट थी, इसकी कॉजेज़ इंपॉर्टेंट थी, आपसे पूछी जाती हैं। अब मैनेजमेंट इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछते हैं कि आपने किस तरह मैनेज करना है।
एक्टिव नोज ब्लीड को हम फ़ौरन से जो है मैनेज कर रहे होते हैं। मैनेज के साथ साथ हम उसकी इन्वेस्टिगेशन भी लाजमी करवाते होते हैं मैनेजमेंट के साथ कि कॉज क्या है। सो आपने आपके यहाँ पे मैनेज इन्वेस्टिगेशन नहीं दी हुई, लेकिन आप इसके अंदर जो है वो यहाँ पे नोट कर लें कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर करवानी चाहिए हमें। सो जैसे कॉज होती है उसकी कोडिंग करवाएंगे। सबसे पहले हमने इसमें करवाना है CBC के अंदर सारे हम ब्लड प्रोफाइल करवाएंगे, HB हीमोटोक्रेट लेवल, TS लेवल, DS लेवल, प्लेटलेट काउंट लेवल्स करवाएंगे। इसके अलावा जो है प्रोथ्रोम्बिन टाइम करवाएंगे इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो है APTT का टाइम करवाएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है हम ये करवाएंगे कि एंटीरियर और पोस्टीरियर एंडोस्कोपी करवा लेंगे। इसके अलावा लीवर फंक्शन टेस्ट करवा लेंगे कि लीवर LFTs करवा लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है हम सीटी स्कैन करवा लेंगे, सारे साइनसेस का कि कोई जो है उसके अंदर कैंसर तो नहीं है। इसके अलावा हम लिपर प्रोफाइल करवा लेंगे उसको, जो है कोई क्रोनिक डिजीज़ तो नहीं है, शुगर लेवल चेक कर लेंगे। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे करवा लेंगे, यूरिन एग्जामिनेशन करवा लेंगे। सो ये सारे टेस्ट जो है वो उसके अंदर करवाने होते हैं ताकि हम ये डायग्नोस कर लेंगे, रूल आउट कर लेंगे कि किस तरह से प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन पहले हमने लास्ट में जो है पेशेंट ये नहीं कि ब्लीडिंग हो रही तो आप मैनेजमेंट के साथ अपने साथ जो है ना इन्वेस्टिगेशन के साथ अपने उसको मैनेज भी कर रही होती हैं। अब यहाँ पे ये बातें लिखी हुई हैं कि ये कौन सी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। कोई भी जो है एपिस्टेसिस वाला आता है तो इससे हम कहते हैं कि ये आपके जो है मेनली प्रिंसिपल्स हैं। ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपके माइंड में होने चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल्स फॉर एक्टिव नोज ब्लीड, ये आपका क्वेश्चन भी है पास्ट में और आपको जो है यहाँ से याद भी कर लेना। अब क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि मोड ऑफ ऑनसेट क्या है, कि उसको जो है ट्रॉमा से हुआ है, स्पॉन्टेनियस हुआ है या फिर ग्रेजुअल हुआ है या फिर पहले भी हुआ है। अगर आप ब्लीडिंग हो रही है तो कब से हो रही है, हमें इससे अंदाज़ा होता है कि कितना उसका जो है ब्लीडिंग लॉस हो गई है, कितना अमाउंट लॉस हुआ है और नोज की किस साइड से जो है ब्लीडिंग हो रही है, एंटीरियर से हो रही है, पोस्टीरियर से हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमें ब्लीडिंग टेंडेंसी जैसे पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री होती है, मोफाइला वगैरह की, तो आपने ये लाजमी जो है ना पता करना, मतलब ये सारी इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर ही आ रही हैं। ये प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। अब हिस्ट्री जो है ना वो मेडिकल मतलब हाइपरटेंशन की, ल्यूकीमिया की, ये सब पता होनी चाहिए हमें। और कोई ड्रग इंटेक तो नहीं लिया। ये सारे प्रिंसिपल्स हैं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट करने से। अब जैसे ही एक्टिव ब्लीडिंग के साथ एक पेशेंट आया, आपने सबसे फर्स्ट एड देना है उसको। क्या क्या करना है कि आपने अगर उसके लिटस एरिया से आ रहा है तो आपने उसकी नोज़ को पिंच करना है। सबसे पहला काम करना है कि नोज़ को पिंच करना है, ठीक है। किसी इंडेक्स फिंगर से और थंब से को कितनी देर तक 5 मिनट्स तक ऐसे करते रहना है। सेकंड है कि आपने उसको टोटर्स मेथड पोजीशन में ले आना है कि उसको हमने सिंक की तरफ ले जाना है, बेसिन की तरफ, और सामने फॉरवर्ड लीन कर देना है ताकि जितना भी उसका ब्लड है वो लॉस हो जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत निकल रहा होता है उसको हम देखते हैं कि वो निकल जाए। और थर्ड चीज़ ये है कि आपने कोल्ड कंप्रेसर देना है, ये आपने स्टार्टिंग में ही कर देना है। उसके बाद आप जो है इसकी कोटरी वगैरह भी कर सकते हैं अगर ब्लीडिंग पॉइंट मिल जाए। अच्छा, आपके ना क्वेश्चन एक आता होता है कि आप अगर सर्जरी का वेट कर रहे हैं, कोई सपोज कोई पेशेंट आया उसकी सर्जरी होनी है और आप सर्जरी का वेट कर रहे हैं और उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो आप सर्जरी करने तक आप क्या क्या काम करते होते हैं। सो आपने लिखना है कि हमने फर्स्ट एड देनी है, फिर हमने कोटरी करनी है, फिर हमने एंटीरियर नेजल पैकिंग करनी है, फिर अगर प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा है, ब्लीडिंग नहीं रुक रही, फिर हम पोस्टीरियर नेजल पैकिंग करेंगे कि पोस्टीरियर जो ब्लीड कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है आप एंडोस्कोपी जो है कोटरी कर सकते हैं। यहाँ तक जो है आपका मेनली जो है आप सर्जरी से पहले जो है वो ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं उसको जो है उसको ठीक करने के लिए। अगर यहाँ तक भी ठीक नहीं होता फिर आपकी जो है वो सर्जिकल इंटरवेंशन होती है। सर्जिकल में जो है वो SMR आता है इसका। इसके अलावा वेसल्स की हम लाइगेशन करते होते हैं, वो एक्सटर्नल कैरोटिड से कर रहे होते हैं, वो मैक्सिलरी आर्टरी से भी कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जो है हम टेस्पाल करते हैं, ट्रांसनेजल एंडोस्कोपी से, फिर पैराटाइन आर्टरी लाइगेशन के। अगर फिर भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही उन आर्टरी से, फिर हम स्पिनल पैराटाइन आर्टरी को रोकते हैं और इसके बाद जो है एम्बोलाइजेशन करते होते हैं। सो यहाँ तक जो है हम इसकी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। अब इसमें यह है कि इसके नाम तो आपको सारे तरतीब से आने चाहिए, फर्स्ट एड आने चाहिए। उसके बाद है एंटीनेजल पैकिंग, पोस्टीनेजल पैकिंग। ये आपको इतना लिखना नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वाइवा में अगर पूछ लेते हैं तो पूछ लेते हैं कि किस तरह आप इसकी पैकिंग कर रही होती है। एंटीनेजल पैकिंग जो है हम जो है क्या करते हैं, हम एक गॉज पीस लेते हैं, ठीक है। कितना लेते हैं गॉज पीस, इसमें मतलब डिपेंड करता है कि अगर 1 मीटर का तकरीबन होता है और वाइड जो होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है और बच्चे में 12 मिलीमीटर का होता है। सो हम क्या करते हैं, इसको पैक करते हैं, पैक करके फोल्ड करके जो हम इंसर्ट करते होते हैं। ये हमारे जो है 2 तरह की इंसर्शन होती है, वर्टिकल इंसर्शन भी होती है और हॉरिजॉन्टल भी होती है। फिर हम पोस्टीनेजल पैकिंग करते हैं। पोस्टीनेजल पैकिंग के भी 2-3 तरीके हैं। सो ये आप पोस्टीनेजल पैकिंग भी कर रहे होते हैं, जैसे मेथड लिखा हुआ है। गॉज पीस को हम एक थ्रेड से बांधते हैं, 3 तरह के थ्रेड लेते हैं और उसको हम नेजोफेरिंग से डाल के वहाँ पे जो है पोस्टीरियरली इसको पैक कर रहे होते हैं। सो ये बस वाक़ई के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक दफ़ा रीड कर लेना। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसमें एंडोस्कोपी कोटरी कर सकते हैं। जहाँ ब्लीडिंग पॉइंट मिल गया, हमने जनरल एनेस्थीसिया दे के उसको जो है वो कोटरी करवा दिया। फिर भी अगर नहीं रुक रही ब्लीडिंग तो फिर हमने क्या करना है कि SMR करना है, जिसमें हम क्या करते हैं, मेरे को पेरिकोंडियम का फ्लैप उठाते हैं, उठा के तो वहाँ पर जो है उसको दोबारा से रिपोजिशन
एम्बोलाइजेशन करते हैं और उससे हमारी हीलिंग जो रुक जाती है। फिर मैंने बताया कि आप वेसल्स की लाइगेशन कर सकते हैं, एक्सटर्नल कैविटी से कर सकते हैं या मैक्सिलरी आर्टरी से भी कर सकते हैं। और बाकी ये है कि ट्रांसनेजल एंडोस्कोपी से पैटर्न की आर्टरी की लाइगेशन कर सकते हैं और एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं। ये आपकी बातें वही सेम है, आपने इस तरह ही याद रखना है इसको। आगे जनरल मेयर्स भी आपने याद रखने हैं कि हम जनरली क्या करते हैं, पेशेंट को हमें स्टेबलाइज कर लिया तो हम ये कहते हैं कि आप जो है उठ के बैठे हैं, ठीक है, पेशेंट को रीअश्योर करवाने हैं और पल्स पीपी वगैरह मॉनिटर करते रहना। ये ना हो कि उसकी पोस्टीरियरली जो है उसको ब्लीड होती रहे। और हीमोडायनामिक आपने मेंटेन करते रहना है, एंटीबायोटिक देते रहना है और इसके अलावा ऑक्सीजन देते रहना है अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है। और साथ आपने इन्वेस्टिगेट करते हैं, ट्रीटमेंट जो है आप करते रहना है इसके अंदर। आगे जो है ना आपका ये टॉपिक है हेरिडिटरी हेमरेजिक टेलेंजेक्टेजिया। टेलेंजेक्टेजिया जो है इसको हम ट्रीट करने के लिए किस तरह करते हैं, लिखा हुआ है आर्गोन केडीबी और एंडियोग्लिस जो हम इसको यूज़ करते होते हैं। लेकिन यहाँ से आपका एक एमसीक्यू आता है कि आपको कैसे ट्रीट करते हैं इसको, सेप्टोडर्मोप्लास्टी हम करते होते हैं इसके अंदर। सो ये आपको जो है एक एमसीक्यूज़ है। सो यहाँ तक ये था, सिंपल सा था, आपको बड़े ही अच्छे से याद हो गया होगा। इसके बड़े इंपॉर्टेंट यूक्यूज़ आते होते हैं ये मैनेजमेंट के। नेक्स्ट है आपका ट्रॉमा टू द फेस। अब ट्रॉमा टू द फेस है, ये बहुत ही सिलेक्टिव टॉपिक करना है, इसमें 2-3 टॉपिक्स हैं वो करने होते हैं। सो ट्रॉमा को फेस पे ट्रॉमा जो है वो कहाँ होता है, फ्रंटल साइनस पे हो सकता है, सुpraorbital हो सकता है, फ्रैक्चर ऑफ द फ्रंटल हो सकता है। लेकिन जब इसमें करना है ना, ये बात याद रखनी है आपका एमसीक्यूज़ है कि जो फेस पे जो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होता है वो होता है नेजल बोन का, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। और इसके बाद आपका ये आता होता है ओएसपी के अंदर कि डिप्रेस्ड फ्रैक्चर क्या होता है या फिर ओपन बुक फ्रैक्चर क्या होता है, कि अगर नोज पे फ्रंटल ब्लो लगे तो वो बिल्कुल जो है बिल्कुल बैठ जाती है, बैठने की वजह से जो है बिल्कुल आता है जैसे ओपन, जैसे बुक फ्रैक्चर होगी। सपोज करें कि ये नोज़ है, इस तरह से जो है ये नोज़ है, तो यहाँ पे अगर ब्लो लगता है तो ये बिल्कुल इस तरह हो जाएगी, जैसे बुक पड़ी होती है बिल्कुल इस तरह से डिप्रेस हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं ओपन बुक फ्रैक्चर कहते हैं। ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। आगे अगर साइड से ब्लो लगी है तो हमारी जो है एंगुलेटेड हो सकती है बोन। इसके अलावा नोज़ की स्वेलिंग हो सकती है, एकमोसिस मतलब नीली पड़ जाती है, आँखें की टेंडरनेस हो जाती है, नेजल डिफॉर्मिटी हो जाती है, क्रैप्स बन जाते हैं, एपिस्टेसिस हो सकती है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, लैसरेशन वगैरह हो सकती है। हम इसको कैसे डायग्नोस करते हैं, एक्सरे पे। वैसे तो हम एग्जामिनेशन पे कर लेते हैं, इसके अलावा हम एक्सरे करवाते हैं कि बोन जो है वो कहाँ से टूटी है, और हम वाटर्स व्यू मेनली इसके अंदर ले रहे होते हैं। ट्रीटमेंट यही है कि हम इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट करनी है, क्लोज या ओपन रिडक्शन करवाते हैं, हम आगे देखते हैं। ये जो है ना वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ऊपर वाला ये रीड करना, सिर्फ ये वाला इंपॉर्टेंट रीड करना। लेकिन यहाँ से जो है क्लोज ओपन फ्रैक्चर ये आपके ना ओएसपी में आते होते हैं, पूछते होते हैं क्लोज क्या होती है, ओपन क्या होती है। क्लोज रिडक्शन ये होती है कि आपने कोई जो है कट शट लगा के जो है वो अंदर नहीं जाना, आपने सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें डिप्रेस होगी उसको एलिवेट करना है। एलिवेट किस तरह करना है कि आपने अगर फ्रंटल लोब लगा है तो आपने कोई एलिवेटर लेना है और डिजिटली मैनुअली जो है उसको आपने एलिवेट करना है। इसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। सो अगर वो नीचे डिप्रेस होगी तो वो सीधी हो जाएगी, ठीक है, कार्टिलेज। और अगर कुछ ज़्यादा इंपैक्टेड है, मतलब कोई इंपैक्टेड फ्रेगमेंट्स हो गए हैं, कुछ टूट फूट गया, डिस्पैच हो गया, तो फिर हम वेल शेप एक एशेस फोर्सेप होता है जो कि आपके हॉस्पिटल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों इंस्ट्रूमेंट, इन दोनों की मदद से हम ठीक कर सकते हैं। अगर हेमाटोमा हो गया तो उसको भी हम ठीक कर लेते हैं। इसके बाद बाज़ हम इसके अंदर जो है वो नेजल पैकिंग नहीं करते होते, लेकिन बाज़ जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है अगर बहुत ज़्यादा जो है उसकी ब्रेक डाउन हो गई है। ओपन फ्रैक्चर तब करते हैं जब कोई हल नहीं है, कि हम क्लोज रिडक्शन कर ही नहीं सकते, वो इतनी ज़्यादा जो है टूट फूट के वो अंदर घुस गई हैं कि हमें इसको खोलना और फिर उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। सो हम ओपन करते हैं इसको, और ओपन करके हम जो इंजरीज होती हैं उनको ठीक करते होते हैं। ये इसका जो है ना मेन इसके अंदर डिफरेंस है। और ओपन में हम रेनोप्लास्टी करते होते हैं और सेप्टोरेनोप्लास्टी करते होते हैं। आगे जी है आपका नेज़ो ऑर्बिटल फ्रैक्चर जो है वो आपका नहीं करना आपने। उसके बाद हम बात करते हैं, ये भी क्लोज ओपन वही बात है। आगे फ्रैक्चर ऑफ ज़ाइगोमा। ज़ाइगोमा जो है ना आपकी नोज़ के बाद सेकंड मोस्ट कॉमन जो है वो ये है, और ये भी आपके एमसीक्यूज़ है। और ज़ाइगोमा की फ्रैक्चर को हम कहते होते हैं ट्राइपॉड फ्रैक्चर कहते होते हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं। अच्छा, ये आपका जो है ट्राइपॉड फ्रैक्चर है, ठीक है। ये लेफ्ट ज़ाइगोमा टूट गया। इसमें कौन कौन से टाइप मतलब 3 तरह के फ्रैक्चर होते हैं। एक ज़ाइगोमा जहाँ पे एंटीरियरली अटैच होती है उसे हम कहते हैं इंफ्राऑर्बिटल फ्रैक्चर कहते हैं। फिर जहाँ पे ये अटैच होती है हमारे ऊपर फ्रंटल बोन के साथ, जैसे कहते हैं ज़ाइगोमेटोफ्रंटल कहते हैं। और फिर पिछली तरफ ये हो सकती है जिसे हम कहते हैं ज़ाइगोमेट्रिको टेम्पोरल फ्रैक्चर कह रहे होते हैं। सो ये 3 तरह के फ्रैक्चर जो है वो इसके अंदर हो सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर बाकी जो इसके क्लिनिकल फीचर्स तो सेम वही हैं जो हमें नजर आते हैं कि ना मेलर प्रोमिनेंस जो है वो डिप्रेस हो जाएगी। इसके अलावा इंफ्राऑर्बिटल मार्जिन वो भी डिफॉर्म हो जाएगी, वहाँ पे जो नर्व सप्लाई है वो ख़राब हो जाएगी, कौन सी इंफ्राऑर्बिटल नर्व इन्वॉल्व हो जाएगी तो वहाँ पे एनेस्थीसिया हो जाएगा। इसके अलावा जो है ट्रिस्मस हो सकता है, मतलब बंदा कुछ खा नहीं सकता। और इसके अलावा जो है आपकी लेटर पेपरली जो लिगामेंट है वो भी डिस्प्लेस हो जाएगा, ओक्यूलर मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी, पैरापिटल जो है एम्फिज़ोमा वगैरह हो सकता है। इसके अलावा हम जो इसको डायग्नोस करते हैं वाटर्स व्यू लेके डायग्नोस कर रहे हैं। वाटर्स व्यू आपका ओएसपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली सारा चैप्टर ही आपका ओएसपी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी जो ट्रीटमेंट है तकरीबन वही जो हम पहले कर चुके हैं, मतलब इसमें मेनली जो हम करते होते हैं वो ओपन रिडक्शन कर रहे होते हैं। उसके बाद है फ्रैक्चर ऑफ ज़ाइगोमेट्रिक आर्च।
ज़ाइगोमैटिक आर्च जो है वो भी आपकी जो है टूट सकती है 3 फ्रैक्चर लाइन्स के अंदर। आज सपोज करें ये फ्रैक्चर ये है तो यहाँ पे फ्रैक्चर हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे फ्रैक्चर जो है हो सकता है इसके अंदर ज़ाइगोमैटिक आर्च के अंदर। सो इसकी फ़ीचर क्या क्या होते हैं कि इसमें जो है ज़ाइगोमैटिक वो है डिप्रेस होगी, और बाकी वो चिंग और टॉकिंग में डिफ़िकल्टी होगी, और मूवमेंट जो है वो लिमिटेशन होगी। ट्रीटमेंट जो है इसकी हम वर्टिकल इंसिजन दें कि मतलब हम इसके ओपन जो है रिलेशन कर रहे होते हैं। आगे जो है आपकी ये वाली, ये आपका मेनली जो है पूरी बुक में है ना, एक सिर्फ ये यूक्यू आया हुआ है आपकी फास्ट में कि ऑर्बिटल फ्लोर का जो ना है, और ये आपके जो ना आई में भी दिया हुआ है, वैसे हम कहते हैं ब्लो आउट फ्रैक्चर, और इसी नाम से ही आपका डायग्नोसिस है। इसमें क्या होता है कि आंख पे जो है ज़ोर से, आंख के फ्लोर पे जो है ऑर्बिट फ्लोर पे जो है ज़ोर से चोट लगती है, और उसी की वजह से अगर फ्लोर टूट जाएगा तो उससे जो है आंख जो है वो अंदर की तरफ चली जाती है। सो इसमें पेशेंट प्रेजेंट करता है एक्मोसिस के साथ एनाप्थेल्मोस, ठीक है, आंख जो है वो अंदर की तरफ घुसी होती है, और इसके अलावा डिप्लोपिया हो सकता है, और इसके अलावा जो है हाइपोस्थीसिया एनेस्थीसिया वगैरह चिक्स भी हो सकते हैं। हम वाटर रिव्यू करके हम उसमें देख लेते होते हैं। मेनली जो है हम क्लिनिकल करते हैं, फिर हम वाटर रिव्यू करके देखते हैं, तो हमें एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है, इसमें कहते हैं टीयर ड्रॉप ओपेसिटी। टीयर ड्रॉप ओपेसिटी क्या होती है? शायद हाँ ये मिल गई। यहाँ पे इतना अच्छे से नहीं है वाटर व्यू, यहाँ पे जो है अच्छे से इस तरह से यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको कि इस तरह से जो है हमें नज़र आ रहा है क्योंकि ड्रॉप टाइप है, ठीक है, तो टीयर ड्रॉप इसलिए हम इसको कह रहे होते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। इसके अलावा डायग्नोसिस जो है हमने इसके अंदर कर लिया है, और सीटी स्कैन वगैरह भी करवा सकते हैं। आगे जो इसकी ट्रीटमेंट ये है कि हमने इसके अंदर क्या करना है कि सर्जरी करनी है। सर्जरी करके, और मेनली कब करते हैं जब एनाप्थेल्मोस हो, डिप्लोपिया वगैरह हो रहा हो, तो हम इसको जो है मेनली सर्जरी करके इसको ट्रीट करते हैं। सो हमने कैसे अप्रोच करना है? ट्रांस एंट्रल अप्रोच करके वहाँ पर अपनी फिंगर इंसर्ट करनी है, ठीक है। आपने जो है यहाँ से जाना है ट्रांस एंट्रल, जाने के बाद फिंगर इंसर्ट करेंगे, कुछ जो डिप्रेस है वो ऊपर की तरफ उसको धकेलेंगे ताकि जो है वो ठीक हो जाए। सो इस तरह से जो है हम इसकी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। आगे जो है आपका फ्रैक्चर ऑफ मैक्सिला, ये आपके जो है बीएमसी को उसके लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ। ये जो है 3 तरह के फ्रैक्चर होते हैं, ये अक्सर जो है ना भूल जाते हैं, अब हमें इसको याद करना है। सबसे पहले आपने चलना है जी, कैसे आपने चलना है उल्टा 1 2 और 3, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर 3 वाला ऊपर वाला जो कि क्रेनियोफेशियल डिस्फंक्शन। इसमें क्या होती है? ये क्रेनियम है और नीचे जो है फेशियल बोन है, सारी ये वाली, ठीक है। सो क्रेनियम और फेशियल जो है वो इसके आपस में जो है वो अलग हो जाती हैं इस लेवल पे अगर फ्रैक्चर हो जाए तो। फिर हमारे पास है लेफ्ट फ्लोट में 2। अब 2 में क्या होता है कि इसे हम कहते हैं पैरामिडल कहते हैं। फ्रैक्चर कहाँ से पास करता है? रूट ऑफ द नोज से पास करता है, लैक्रिमल बोन से, फ्लोर ऑफ ऑर्बिट से, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ मैक्सिला से। और ये फ्रैक्चर क्या करता है कि ये अलग करवाता है किसको? यहाँ से ये चीज़ अलग होती है, तो आइस को, ऑर्बिट को, फ्लोर को अलग करवा रही होती है मैक्सिलरी बोन से। सो ये 2 हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं 1 की। 1 में क्या होता है? ट्रांसवर्स होता है। ये बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है कि ट्रांसवर्स किस्म का है, और ये कहाँ से राइज करता है? लोअर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम से राइज करता है, और ये अलग करता है मैक्सिलरी एंट्रम को। ये जो ऊपर वाली पार्ट है ये मैक्सिलरी एंट्रम को अलग कर रहा होता है नीचे टेरिगोइड प्लेट के साथ, मतलब जो हमारी प्लेट्स आ रही होती हैं पैलेट वाली, उनसे अलग कर रहा होता है। सो हमने एक तो उल्टा जाना है 1 2 3 करना, इस तरह याद कर लें, आपकी मर्जी है। अगर ये याद नहीं होता फिर एक और तरीका ये है कि अगर सपोज कि आपको भूलता है, फिर एक और तरीका ये है कि आप ये कहें कि स्कल इज़ 1 एंड आइस आर 1 2 3। सो 3 जो है वो हमारा स्कल को आई से अलग कर रहा है। 2 जो है 2 में क्या है कि यहाँ 1 एंड ये 2 आइज़ हैं, तो आइज़ को नीचे मैक्सिला से अलग कर रही है। 1 का मतलब ये है कि नोज़ 1 है, सो नोज़ के नीचे जो है वो लेफ्ट आउटमेन 1 हो रहा है। सो इस तरह भी आप इसको याद कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आपकी है हाँ फ्रैक्चर ऑफ मैंडिबल। मैंडिबल में जो आपका मेनली फ्रैक्चर होता है वो आपकी किस जगह पे होता है? ये इंपॉर्टेंट है। कंडालर फ्रैक्चर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका जो है ना वो MCQs है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आपकी है ओरोडेंटल फिस्टुला। इसमें जो है ना आपका एक MCQ आता होता है कि डेंटल एक्सटेंशन जो है उसकी इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड कर जाता है मैक्सिला में, मैक्सिलरी साइनस के अंदर। सो कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? तो वो कहते हैं कि सेकंड प्रीमोलर और अपर मोलर। अपर मोलर में सबसे लिखा हुआ है फर्स्ट, और फिर लिखा हुआ है समटाइम्स सेकंड एंड थर्ड। सो अपनी बात याद रखनी है कि सेकंड जो है वो प्रीमोलर, ठीक है, और फर्स्ट जो है वो मोलर। ये दोनों जो है ना ये इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और ये क्या करवाते हैं? जो डेंटल का इन्फेक्शन होता है वो जाके एंट्रम में ले जा सकते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन करवा सकते हैं। सो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट इसके अंदर MCQs है। बस आपने यही करना है, जब आपने करवाया बस यही कर लेंगे, ये काफ़ी है, मतलब इतना हो जाए वो बहुत है। ये भी जो सारा ना वो MCQs के लिए इंपॉर्टेंट, सिर्फ एक ही आया हुआ इसके अंदर ब्लो आउट फ्रैक्चर, वो भी आपको तकरीबन आता ही होता है। सो इस चैप्टर को आप एक दफ़ा कर लेंगे वाला, बाकी बेशक छोड़ दें।